अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस फायर एपिसोड नंबर 13। इसने अपने बचपन से रात तक सारी कहानी ताहिर को सुनाती। ताहिर ने अंदाज़ा लगा लिया था कि कामनी राह के तरबियती मराकज़ तक पहुंचने के सिवाय एक जज्बाती हादसे के और कुछ नहीं। वो अंदर से मुकम्मल औरत थी, एक भरपूर मशरकी औरत जो ज़िंदगी के बेशतर फ़ैसले अकल की बजाय दिल से करती है। इसने ये फ़ैसला दिल ही दिल में किया था जिसका खमीज़ा आज तक भुगत रही थी। ताहिर ने अंदाज़ा लगा लिया कि इन तगरीबी कैंपों में वो जो भी खिदमत सर अंजाम दे रही थी, इसमें देश सेवा का जज्बा कम और खौफ का अंसर ज़्यादा और नुमायाँ था। शायद इसे इल्म था कि एक मरतबा राग की एकेडमी से संद मिलने का मतलब ग्रुप में फंस जाना। अब इसे सारी ज़िंदगी इस गर्दाब ही में चक्कर काटने थे। इसने चूँकि अपनी मर्ज़ी से इस दलदल का इंतखाब किया था, अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी इसमें और ज़्यादा धुंसती चली जा रही थी। ताहिर से मुतल्लिक कुछ यही ख्यालात कामनी अग्रवाल के भी थे। इसने भी अंदाज़ा लगाया था कि वक्ती जज्बात और मशरती नाहमवारियों के ख़िलाफ़ अपने दिल में पैदा होने वाले इंतकाम के अंधे जज्बे ने इसे इस जहन्नम की तरफ धकेल दिया है जहाँ इसके लिए ज़िल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। कभी कभी इसका जी चाहता कि वो ताहिर को यहाँ से भागने के लिए कह दे। इस इंकशाफ के बाद इसे ताहिर से मोहब्बत हो गई। इसे अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली का एहसास हुआ था, जैसे किसी ने ट्रांसप्लांट करके इसके अंदर नया दिल रख दिया हो। अपने धर्म के मुतल्लिक इसके जज्बात और नज़रियात इससे या इसके घर वालों से कभी ढके छुपे ना थे। बचपन ही से हैरत अंगेज़ी तौर पर वो अंदर जाने से हिचकिचाती थी। अलबत्ता अपने घर से कुछ फासले पर बाबा जी सरकार के मज़ार पर कव्वाली सुनने ज़रूर चला जाया करती थी। घर वाले तब यही समझते और ख़ुद कामनी का भी यही ख्याल था कि इसे म्यूज़िक से दिलचस्पी की वजह से कव्वाली पसंद है और यही शौक़ इसे बाबा जी सरकार के पास ले जाया करता था। गुज़िश्ता 6 साल से इसे बाबा जी सरकार के पास बामुश्किल 4-5 मरतबा ही जाने का मौका मिला। एक रोज़ जब दोनों अपनी मामूल की तरबियत मुकम्मल करने के बाद शाम ढले, मुश्ताक और सलीम को कैंप में छोड़कर अपने मामूल के मुताबिक दोबारा वापस जा रहे थे और पहाड़ी सिलसिले के कदरे महफूज गोशा आफियत में कुदरती घास के फर्श पर अल्टी पल्टी मारे बैठे बातों में मशगूल थे तो अचानक ही ताहिर के उलझे हुए बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करते हुए कामनी ने ऐसी बात कह दी कि ताहिर बेअख्तियार सुनकर सीधा हो गया। ताहिर, कभी कभी मेरा दिल कहता है कि तुम ये सब कुछ गलत कर रहे हो या फिर तुम वो हो ही नहीं जो तुम बाज़ाहिर दिखाई देते हो। इन दोनों में से एक बात सच है, पहली या दूसरी। अगर तुम ना बताना चाहो तो ये बात सही है, क्योंकि कभी कभी मेरी छठी हंस मुझे बिल्कुल सही बात कह देती है, इसने अचानक ही कहा। ताहिर तो एक दफ़ा ज़ोरदार झटके में आ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो संभल गया। हाँ कामनी, तुम सही कहती हो। मैं भी कभी कभी तुम्हारे मुतल्लिक यही गुमान करता हूँ कि तुम जो कुछ दिखाई दे रही हो वो असल में नहीं हो। यूँ लगता है जैसे तुमने ज़बरदस्ती अपनी शख्सियत पर कोई खोल चढ़ा रखा है। तुम जैसी लड़की का इंतखाब ऐसे कामों के लिए मेरे ख्याल से तो मुनासिब नहीं। कहाँ ये मार धार कत्ल गारत करी और कहाँ तुम। इसने अपनी दानस्त में संभल कर जवाबी हमला किया था, लेकिन इस रोज़ न जाने कामनी को क्या हुआ, वो मौजू बदलने पर तैयार नहीं थी। ताहिर, मैं जानती हूँ कि तुम ये बात तो बराए बात कर रहे हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कभी सच नहीं बताओगे, लेकिन मुझे सच का इल्म है। मैं धर्म पर कुछ ऐसा विश्वास तो नहीं रखती, लेकिन मुझे यूँ लगता है जैसे देवी माँ ने मुझे कोई ऐसी शक्ति दे दी है जो मुझे इन बातों से आगाह करती है। ताहिर, तुम घबराओ नहीं। अगर कभी वो कुछ सच भी निकला जो मेरा वाइदन कह रहा है तो भी मैं शायद दिल के हाथों इतनी मजबूर
हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। इसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है और जो मेरा फ़र्ज़ है, मुझे इल्म नहीं मुझे क्या हो गया है। ये कहते हुए इसकी आवाज़ बोझल हो गई। ताहिर उठकर बैठ गया। इससे पहले कि वो कुछ कहे, कामनी खड़ी हो गई। आओ चलें कहीं और, इसने ज़बरदस्ती अपनी आंखों में आए आंसू के रोकते हुए कहा। कामनी तुम। ताहिर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कामनी ने इसके मुंह पर उंगली रखकर खामोश कर दिया। बाकी बातें फिर कभी, ये कहकर वो ताहिर का हाथ पकड़कर इसे करीबन खींचती हुई जीप तक ले गई। ड्राइविंग सीट पर खुद बैठी थी। जीप का रुख अब देहरादून शहर की तरफ था। ताहिर समझ गया कि वो कामनी इस होटल की तरफ जा रही है जहाँ इससे पहले भी वो 2 मरतबा जा चुके हैं। यहाँ वो इसे हमेशा खसूसी ट्रीट देने के लिए ले जाया करती थी। कामनी, तुम मेरी वजह से परेशान हो गई क्या? करीबन 10 मिनट की मुसलसल खामोशी के बाद ताहिर ने टेप रिकॉर्ड का बटन ऑफ करते हुए कामनी से पूछा, जिसको कामनी ने शायद गुफ्तगू से बचने या अपने जज्बात छुपाने के लिए जेब में बैठते ही स्टार्ट कर दिया था, और जिसकी आवाज़ अब ताहिर को तकलीफ़ दे लगने लगी थी। ताहिर, ज़िंदगी जितना भी हमारा साथ हो, ये बात अब दोबारा कभी मत कहना। मुझे इससे बहुत दुख होगा। मैं अपनी नहीं, तुम्हारी वजह से परेशान रहती हूँ। मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें क्या कहूँ? ताहिर, तुम इस दुनिया से निकल जाओ। तुम धोखे के शिकार हो। तुम जो कुछ कर रहे हो गलत है, एकदम गलत। क्या मुआशरे से इंतकाम लेने के लिए कोई अपने घर को आग लगाया करता है? वो ये कैसा इंतकाम है ताहिर? तुम अपने देश के छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों से कत्ल करोगे। इसने अचानक ही जीप सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे रोक दी और ताहिर भौंच का इसके मुंह की तरफ टकर देख रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके कान जो कुछ सुन रहे हैं वो वाकई कामनी अग्रवाल के मुंह से बरामद हो रहा है। ताहिर, हैरान ना होना, मैं अपने देश से गद्दारी कर रही हूँ। मुझे एजेंसी की तरफ से तुम्हें नसीहत करने की नहीं, तुम्हें वर्गलाने के तुम्हारे हाथों तुम्हारे ही भाई बंदों के खिलाफ तबाही फैलाने की तनख्वाह दी जाती है। लेकिन भगवान जाने मुझ में कहाँ से मेरा ज़मीर ज़िंदा हो गया है। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे हाथों ये सब करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कहकर वो बाकायदा इसके कंधों से सर लगा कर रो दी। ताहिर चकरा कर रह गई। कहीं ये इसकी असलियत जानने के लिए राह ने कामनी अग्रवाल को इसके साथ तो नहीं भेज दिया। इसका दिल ये बात तस्लीम नहीं कर रहा था, लेकिन इसे दिल की नहीं अकल की हिदायत पर अमल करना था। कामनी, प्लीज़ नॉर्मल हो जाओ। ये हम दोनों के लिए ख़तरनाक होगा। यहाँ कोई भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसने कामनी की पीठ थपका कर इसे तसल्ली देते हुए कहा। शायद कामनी ने भी इस सूरत हाल की संगीनी का एहसास कर लिया था, क्योंकि वो शहर के नज़दीक आ रहे थे और अब सड़क पर ट्रैफिक के आसार नुमायाँ हो रहे थे। आई एम सॉरी। कामनी ने अपने आस्तीन के पल्लू से अपना चेहरा साफ़ किया और इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। आँखों से भीगी इसकी ये मुस्कुराहट किसी नेज़े की आने की तरह ताहिर को अपने कलेजे में उतरती हुई महसूस हुई। एक मरतबा इसने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया और अपनी सीट पर बदन ढीला छोड़कर आराम से खुद को हालात के रहम करम पर छोड़ बैठा था। कामनी की बातें तकरार बनकर इसके दिलो दिमाग में गूंज पैदा कर रही थीं और वो मुसलसल एक ही किरदार में फंस कर रह गया था। क्या ये कामनी के दिल की आवाज़ थी या फिर इसे ट्रैप कर रही है? गोका बार बार सोचने और गौर करने पर भी इसे पहली बात सच दिखाई देती थी, लेकिन इसने अभी तक इस सच्चाई को अक्ल से तस्लीम नहीं किया था। अपने आप से सख्ती से वादा किया था कि दिल की बातों पर फिलवक्त कान नहीं धरेगा। देहरादून आ गया था। कुनियत एरिया के खूबसूरत होटल आकाश की पार्किंग में कामनी ने जीप खड़ी कर दी।
اپنے وینٹی بیگ سے شیشہ نکال کر اس نے نظر اپنے چہرے پر ڈالی اور اپنی بے بسی پر خود ہی مسکراتے ہوئے ٹیشو پیپر سے چہرے کو ٹھیک کیا۔ پھر بظاہر حیرت انگیز طور پر نارمل ہوتے ہوئے طاہر کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتر آئی، جو جیپ سے نیچے اتر کر اس کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ دونوں ابھی ہوٹل کے مین گیٹ پر ہی تھے جب مین گیٹ کے سامنے 3 کاریں یکے بعد دیگر آ کر رکیں اور کسی نے جے شری راکیش مہاراج کا نعرہ لگایا۔ اس آواز پر اچانک ہی رک کر کامنی نے اس طرف گردن گھمائی۔ ایک مرسڈیز کار سے راکیش مہاراج برآمد ہو رہے تھے اور ان کے 15-20 چیلے چانٹے ان کے گرد حلقہ بندھے شاید انہیں ہوٹل کے دروازے تک اپنے جلو میں لے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ او مائی گاڈ، یہ کمبخت کہاں سے آ گیا؟ چلو واپس چلیں، کامنی نے طاہر سے کہا اور دونوں انہی قدموں واپس گھوم گئے۔ ضرور دال میں کچھ کالا تھا، لیکن طاہر نے یہاں کچھ مناسب نہ جانا اور اس کے پیچھے پارکنگ تک آ گیا۔ کامنی نے اپنی جیپ میں وقت دیکھا اور جیپ کا رخ شاید کسی دوسرے ہوٹل کی طرف کر دیا۔ طاہر چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھا اس کے افعال کا جائزہ لے رہا تھا۔ کامنی کے چونک جانے کا اندازہ اتنا فطری اور اچانک تھا کہ طاہر کو کچھ دیر کے لیے سریس ہونا پڑا۔ اس نے ابھی تک سوامی کی ایک جھلک دور ہی سے دیکھی تھی، لیکن اس کا سراپا ایک نظر دیکھنے پر بھی طاہر کے دل و دماغ پر نقش ہو گیا تھا۔ کون ہے یہ؟ اس نے حیران و پریشان کامنی سے دریافت کیا۔ لعنت بھیجو، آؤ چلیں، کامنی نے اپنی دانست میں یہ کہہ کر جان چھڑا لی، لیکن طاہر کا تجسس قائم تھا۔ وہ کامنی کے تعاقب میں کار پارکنگ ایریا کی طرف جا رہا تھا جہاں انہوں نے جیپ پارک کی تھی، لیکن ان کی آنکھیں ابھی تک وہیں جمی تھیں۔ سوامی اب ہوٹل کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا تھا اور اس کے تعاقب میں آنے والی بھیڑ بھی اندر ہی چلی گئی تھی۔ دونوں ایک مرتبہ پھر جیپ میں بیٹھ گئے تھے۔ شاید یہ موسم محبت کے لیے سازگار ہی نہیں، کامنی نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا، کیونکہ اس نے نوٹ کیا تھا کہ طاہر گزشتہ 3-4 منٹ سے چپ چاپ بیٹھا تھا۔ ہاں، شاید اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر بظاہر کامنی کو یہ بتانا چاہا کہ اسے بھی افسوس ہو رہا تھا، اور شاید وہ بھی آج کامنی سے بہت کچھ کہنا سننا چاہتا تھا۔ کمبخت نے ساری شام برباد کر دی، کامنی نے سڑک پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ یہ سوامی جی مہاراج ہے کون؟ اور کوئی بھی ہو، آخر طاہر کی بات نامکمل ہی رہی۔ کامنی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، دیکھو، میں ابھی شاید تمہارے ہر سوال کا جواب نہ دے پاؤں، بس یہ سمجھ لو کہ تمہارا اس کے سامنے نہ جانا ہی دونوں کے لیے بہتر تھا۔ دیکھو طاہر، میرا من کہتا ہے کہ تم کسی خاص مشن پر ہو۔ یہ میں نہیں کہتی اپنی دہیج کی طرف سے یا بھگوان کی طرف سے، یہ بہرحال لگتا ہے کہ تم ایک دن اس سب کچھ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، کیونکہ تم اس سیٹ اپ میں انفٹ ہو۔ شاید تم محض اپنے اشتعالی جذبات کی تسکین کے لیے یہاں تک آ گئے ہو، شاید تم پر مہاتما کسی خاص مشن کے لیے تیار کر رہی ہے، کیونکہ یہ سارا گورکھ دھندا جو یہاں پھیلایا گیا ہے، اس کا مقصد سوائے انسانیت کی تباہی کے اور کچھ نہیں۔ یہاں انسانوں کو حیوان بنایا جاتا ہے، انہیں درندے بنا کر اپنے ہی لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور تم ابھی تک انسانیت کی سطح سے گرے نہیں۔ ابھی مجھے تمہارے اندر وہ درندگی دکھائی نہیں دیتی جو یہاں آنے والوں میں نظر آتی ہے۔ یہاں تو تم بڑے اداکار ہو اور میرے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیل رچا رہے ہو۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر تم ایک روز یہاں سے بھاگنا ہوگا تمہیں، کیونکہ مجھے محبت کرنے والے اپنے بچوں کو بم دھماکوں سے نہیں اڑایا کرتے، اپنے ہنستے بہنستے گھروں، کھیتوں اور کھلانوں کو اجاڑ نہیں کر دیتے۔ تم میری بات سن رہے ہو نا؟ اس نے اچانک ہی جیپ سڑک کے کنارے گھنے درختوں کے ایک جھنڈ میں کھڑی کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔
طاہر سہم کر رہ گیا، یہ بڑا نفسیاتی حملہ تھا۔